हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी थियरी कवर की थी वेव ऑप्टिक्स की, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ब्रूस्टर्स लॉ, मालूज लॉ। तो आज हम उन्हीं उसी थियरी पे आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का ये मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है। तो सीपीएस है आपके पास, वैसे मैं क्वेश्चंस यहाँ दिखाऊंगा आपको, लेकिन सीपीएस के ही सवाल हैं ये। तो इन सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन टॉपिक हमने किया था, याद हो अगर, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले उसके सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग थ्रू विच फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन इज सीन एट 32 डिग्री, द सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन विल बी सीन एट। अच्छा सवाल है। तो पहली बात, हो सकता है आप ये चीजें पहली बार पढ़ रहे हो या पहली बार सुन रहे हो, जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ये चीजें आप पहली बार सुन रहे हो या पहली बार पढ़ रहे हो अगर, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन इज सीन एट 32 डिग्री। इसका मीनिंग है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उस वाली लाइन से 32 डिग्री पे पहला मिनिमा दिख रहा है। जो ये जो भी जब भी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन या सेकेंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोलता है तो वो मिनिमा की बात कर रहा है। तो मतलब पहला मिनिमा 32 डिग्री पे दिख रहा है। तो पूछ रहा है द सेकेंड डिफ्रैक्शन विल बी सीन एट, तो सेकेंड मिनिमा कितने एंगल पे दिखाई देगा। तो जो अगर आपको याद हो, फॉर्मूला होता है मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर पोजिशन ऑफ मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो यहां पर जब पहला मिनिमा दिख रहा है तो एन की वैल्यू 1 होगी। तो डी साइन ऑफ 32 डिग्री, 32 डिग्री दैट इज इक्वल टू लेमडा। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो डी की वैल्यू जो है वो है लेमडा अपॉन साइन ऑफ 32 डिग्री। ठीक हो गया। नाउ सेकेंड ऑर्डर मिनिमा हमको वहां दिखेगा जहां पे डी साइन अल्फा की वैल्यू 2 लेमडा हो जाएगी। तो साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2 लेमडा बाई डी। नाउ डी की जगह आ जाएगा, डी की जगह अगर देखेंगे तो डी की जगह मैं लिख सकता हूं लेमडा अपॉन, डी की जगह मैं लिख सकता हूं लेमडा अपॉन साइन ऑफ 32 डिग्री। तो ये 2 साइन ऑफ 32 डिग्री पे हमको मिनिमम दूसरा डिफ्रैक्शन मिनिमा मिलेगा एक तरीके से। तो अब सवाल है ये कितनी वैल्यू है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 32 डिग्री साइन 30 डिग्री से बड़ा होगा। नाउ साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये नंबर 1/2 से बड़ा है। दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1/2। if this number is greater than 1/2 then this entire number will be greater than 1। तो यहां पर मतलब sin alpha is greater than 1 which is not possible। तो not possible का मतलब हुआ कि आपको सेकेंड ऑर्डर मिनिमा मिलेगा ही नहीं। मतलब इस केस में आपको केवल फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिल पाएगा, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा मिलेगा ही नहीं हमको। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअली देखेंगे प्लीज। Next, question number 2. Angular width of central maxima is 60 degree when the slit is illuminated by light of 6000 angstrom. Then width of the slit will be approximately. Now, angular width of central maxima क्या होता है? Angular width of central maxima समझेंगे अगर, ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात हो रही है। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो ये सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ ये मैक्सिमा होगा, फिर ये पहला मिनिमा और ये इधर को पहला मिनिमा। तो ये इस तरीके से मिनिमाज होंगे। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ होती है एक तरीके से। तो यहां पर से ये इस पॉइंट को और यहां पर से इस पॉइंट को कनेक्ट करें अगर, तो दिस इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये अगर देखेंगे तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो मतलब ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। तो मतलब सेंट्रल लाइन से पहले मिनिमा का जो एंगुलर पोजीशन इट इज 30 डिग्री। तो मतलब ये होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा पे। अगर याद हो आपको, फिर से एन की वैल्यू 1 लेंगे तो डी साइन थीटा की जगह आएगा 30 डिग्री, मतलब d/2 दैट इज इक्वल टू लेमडा। और हमसे लेमडा दे रखी है, लेमडा दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर से हमको डी की वैल्यू पता चल जाएगी, इट विल बी 12000 एंगस्ट्रॉम। तो डी की वैल्यू होगी 12000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 12 इंटू 10 की पावर -7
मीटर, 10 की पावर -10 और ये 3 जीरोज है यहाँ पर, तो 12 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, मतलब बॉम्बे वाला ऑप्शन। तो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 इंटू 10 की पावर -6 मीटर is incident on a single slit. First minimum is obtained at a distance of 0.4 centimeter from the center. If the width of the slit is 0.3 millimeter, the distance between slit and screen. तो हमको एक तरीके से कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ये जो कैपिटल डी होता है। फिर से एक्सपेरिमेंट यही है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है। इस बार ये स्लिट विड्थ जो है ये हमारी एक तरीके से ए है, अगर ये अगर कैपिटल डी है तो ये पहला मिनिमा जो मिलता है वो बोल रहा है द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस। इस बार डिस्टेंस दिया हुआ है पहले मिनिमा का, तो ये थीटा एंगल है अगर, तो ये वाई है अगर, तो पहले मिनिमम का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर। और अगर आप वैल्यूज को ध्यान से देखें तो जो भी ऑप्शंस है वो मीटर्स में है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर कि ये थीटा एंगल काफी छोटा होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर मीटर में है, ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस है, तो ये ऑब्वियसली थीटा काफ़ी छोटा होगा। तो यहाँ पर इससे पहले दोनों सवालों में थीटा छोटा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में थीटा छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे स्लिट विड्थ उसने दे रखी है, तो ए, ये जो स्लिट विड्थ दे रखी है या स्मॉल डी या ए जो भी है, तो जो पहला मिनिमा मिलता है वो मिलता है एट एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। A is the slit width, लैम्डा बाई डी या लैम्डा बाई ए, डी या ए स्लिट विड्थ। तो ये साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा है 6000 इंटू 10 की पावर -6, 6000 इंटू 10 की पावर -6, और ए की वैल्यू दे रखी है 0.3 मिलीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -4। आप यहां से भी देख सकते हैं कि साइन थीटा काफी छोटा नंबर है कंपैरेटिवली। तो ये अगर देखेंगे 0.3 मिलीमीटर, तो ये जाएगा ऊपर, ये आएगा 10 की पावर 7, नहीं ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, 6000 इंटू 10 की पावर -6 नहीं होगा, ये करेक्शन करेंगे इसमें। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू होगी 6000 इंटू 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉम में होगा, 6000 एंगस्ट्रॉम में। तो ये करेक्शन करेंगे एक बार, थोड़ा वहाँ पर मिसप्रिंट है वो, हाँ। तो ये 10 की पावर -10 है, तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 10 की पावर 7, तो इंटू 10 की पावर 7, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। ना ये नंबर काफ़ी छोटा है, अगर देखेंगे तो साइन थीटा काफ़ी छोटा है, छोटा एंगल है, तो हम यहाँ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो साइन थीटा को करीब करीब tan थीटा लिख सकते हैं, और tan थीटा हो जाएगा y बाई कैपिटल डी। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कैपिटल डी। तो हाँ, y की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -3, तो 4 इंटू 10 की पावर -3, 4 इंटू 10 की पावर -3, ये 4.4 सेंटीमीटर को 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर लिख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू कैपिटल डी। तो ये कैंसिल होगा, तो कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ से आ रही है 2 मीटर, तो कैपिटल डी की वैल्यू निकल के आ रही है 2 मीटर। करेक्शन करेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो 10 की पावर -10 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, angular width of central maximum in Fraunhofer diffraction pattern is measured. Slit is illuminated by light of another wavelength and angular width decreases by 30%. Then the wavelength of the light used is, हाँ इसमें पुराना वेवलेंथ मिसिंग है। वेवलेंथ, स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ अनदर वेवलेंथ। इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ मिसिंग है, वेवलेंथ वगैरह कुछ पुरानी वेवलेंथ दी होनी चाहिए थी, तभी हम नई वेवलेंथ निकाल के फिर एंगुलर विड्थ निकाल सकते हैं, तभी नई वेवलेंथ आ पाएगी। हाँ, कुछ मिसिंग है उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, एक बार उसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ स्लिट, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम इज 30 डिग्री, विड्थ ऑफ द स्लिट इज, सेकंड मिनिमम वो तब आता है व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। तो
सेकेंड मिनिमम की 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा 1/2 इस 2 इंटू लेमडा है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए की वैल्यू हो गई 24 इंटू 10⁻⁷ मीटर, तो सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, 24 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सो इट इज ऑप्शन सी। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड at a distance of 2 meter on a screen when a plane wavefront of 6000 angstrom is incident perpendicular on 0.2 millimeter wide slit width of the central maximum। तो इस बार उल्टा पूछा है, width of the central maximum पूछा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, पहला मिनिमा कितने एंगल पे आएगा इस बात पर ध्यान देंगे कि किस एंगुलर पोजीशन पे पहला मिनिमा आएगा। तो पहला मिनिमा आता है एट एंगुलर पोजीशन साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए पर। तो ये अगर निकालने की कोशिश करें तो लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर अपॉन ये जो विड्थ है 0.2 mm वाइड स्लिट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो ये काफ़ी छोटा नंबर है 3 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ हम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, साइन थीटा को करीब करीब tan थीटा लिख सकते हैं, इट विल बी y बाई कैपिटल D। तो y की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल D विच इज 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, तो मतलब ये हो जाएगा 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर हमारा आंसर होगा क्या? नहीं, 6 मिलीमीटर सेंट्रल मैक्सिमा से पहले मिनिमा की दूरी है। जो ये इसकी विड्थ होगी वो ये 2y के बराबर होगी, क्योंकि ये ऊपर का मिनिमा और नीचे का मिनिमा, इसके बीच का जो रीजन है ये हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। तो ये अगर दूरी 6 mm निकल के आई है तो ये पूरी दूरी जो हो जाएगी 12 mm हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 12 mm। तो इट इज मैचिंग विथ ऑप्शन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाउ अगला है क्वेश्चन नंबर 7, what should be the size of the aperture of the objective of telescope which can just resolve the two stars of angular width 10⁻⁻³ degree by light of wavelength 5000 angstrom। तो अगर आपको याद हो, टेलीस्कोप या ह्यूमन आई के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो हमने निकाली थी, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वो डेल्टा थीटा जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थीटा की आती है वो आती है 1.22 लेमडा बाई ए, 1.22 लेमडा बाई ए। ये हमने निकाला था कि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकल के आती है, ये याद भी रखने को बोला गया था। तो टेलीस्कोप या ह्यूमन आई के केस में तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ अपर्चर। साइज ऑफ अपर्चर मतलब ए की वैल्यू पूछ रहा है, ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप विच कैन जस्ट रिजॉल्व द टू स्टार्स ऑफ एंगुलर विड्थ 10⁻³ डिग्री। तो दो स्टार्स जिनके बीच का एंगुलर सेपरेशन 10⁻³ डिग्री है, तो थीटा आपको दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इन स्टार्स को जस्ट रिजॉल्व करने के लिए हमें जो टेलीस्कोप चाहिए होगा उसकी एंगुलर विड्थ, उसका अपर्चर एटलीस्ट कितना होना चाहिए। और उसने बोला है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, जो लाइट ऑब्जर्व की जा रही है उसकी वेवलेंथ दे रखी है। तो कुछ नहीं, ये सीधे सीधे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। तो थीटा हमें ध्यान देंगे, बट थीटा शुड बी पुट इन रेडियंस, यहाँ डिग्रीज में दिया हुआ है, तो डिग्रीज में 10⁻³ डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 10⁻³ इंटू पाई बाई 180 रेडियन। इस बात का ध्यान रखेंगे, डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये देखेंगे तो 10⁻³ इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 1.22 इंटू लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन ए। दिस इज ये है हमारी स्लिट विड्थ एक तरीके से, या फिर अपर्चर की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ए विल बी इक्वल टू 180 इंटू 1.22 इंटू 5 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁴, 1.22 इंटू 5 इंटू 180 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो
वैल्यू 3.5 दे रखी है, पावर ज़रा सही से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर से देखेंगे अगर, तो ये 1.8 आएगा, तो ये 10 की पावर -2 मीटर में आएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 3.14, तो ये 1.8 इंटू 5 दिस इज 9, और ये करीब करीब, हाँ ये 12 या 9, हाँ 12 नहीं, 9 टू द 18, 10 के अराउंड आएगा करीब करीब। तो 10/3.14 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो जो आपको मिनिमम अपर्चर चाहिए टेलीस्कोप का, वो चाहिए 3.5 सेंटीमीटर टू रिजॉल्व द टू स्टार्स हैविंग एंगुलर सेपरेशन ऑफ 10 की पावर -3 डिग्रीज। तो एटलीस्ट इतने अपर्चर का आपको, इतने साइज का आपको टेलीस्कोप का अपर्चर चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आगे इन क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये सभी डिफ्रैक्शन के सवाल हैं जो हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन किया है, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, डिफ्रैक्शन में ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के सवाल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अपर्चर ऑफ ह्यूमन आई का अपर्चर करीब करीब 2 मिलीमीटर है। ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब इतना ही होता है, मतलब ये क्वेश्चन फैक्चुअली भी करेक्ट है। तो अपर्चर ऑफ ह्यूमन आई इज 2 मिलीमीटर, एज्यूमिंग दैट मीन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5000 एंगस्ट्रॉम, करीब करीब एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो विजिबल रेंज की एवरेज वेवलेंथ करीब करीब 5000 एंगस्ट्रॉम लिया, देन द एंगुलर रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ द आई इज नियरली। तो हमारी आंखें दो ऑब्जेक्ट, कम से कम कितने एंगुलर सेपरेशन की दो ऑब्जेक्ट्स हों कि उनको मेरी आंखें डिफरेंशिएट कर पाएं, तो वो हम यहां निकालना चाहते हैं। तो वो निकालने की कोशिश करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में, तो यहां पर सीधे सीधे जो फॉर्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगाना है हमको। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी 1.22, लैम्डा की जगह 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, अपॉन ए इज 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -4, ये आएगा रेडियंस में, ये रेडियंस में आंसर आएगा। अब ऑप्शन हमें मिनट्स में दिया हुआ है, तो रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फिर डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ध्यान देंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, फिर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दीज आर यूनिट्स ऑफ एंगल, मतलब डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड। ध्यान देंगे मिनट और सेकंड वैसे टाइम की भी यूनिट के नाम है, लेकिन फिलहाल एंगल्स की यूनिट भी होती है। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये अगर देखेंगे ये कितना आएगा, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 11 1 कैरी 1, 6.1/2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 180 बाई पाई, ये आएगा डिग्रीज में, और फिर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये 6.1 और 2 पाई करीब करीब कैंसिल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा, 2 जीरोस कैंसिल होंगे, तो ये आ गया 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, ये मिनट्स में आएगा, तो मिनट्स में ही हमें निकालना है। तो इंटू 10 की पावर ये -2, ये मिनट्स में आएगा, मतलब 18 6 96 इंटू 10 की पावर -2 मिनट, तो ये आएगा 0.96 मिनट, तो विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट। तो मतलब करीब करीब 1/60 डिग्री या 1 मिनट के एंगुलर सेपरेशन से कम सेपरेशन अगर हुआ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, तो हमारी आंखें उसको एक तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो आंसर होगा बॉम्बे 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ आई इज 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यही चीज दी हुई है कि रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ आई इज 1 मिनट, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द आई 2 पर्सन स्टैंड विथ अ लेटरल सेपरेशन ऑफ 3 मीटर। दो आदमी खड़े हैं जिनके बीच का सेपरेशन 3 मीटर का है और r दूरी पे खड़े हैं, फॉर द 2 पर्सन टू बी जस्ट रिजॉल्व बाय द नेकेड आई r शुड बी। तो ये कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दे रखी है, तो ये आदमी
हम हमसे कुछ आर दूरी पे खड़े हैं, तो हमसे ये आर दूरी पूछ रहा है सच दैट ये दोनों आदमियों को रिजॉल्व कर सके, हमारी आंखें रिजॉल्व कर सके, मतलब वो दो आदमी अलग अलग आदमी दिखने चाहिए, सेम आदमी नहीं दिखने चाहिए। अगर चीजें बहुत दूर हो, अगर दो आदमी बहुत दूर खड़े हैं तो कि उनके द्वारा एंगल सबटेंडेड हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से कम है, तो उस केस में वो आपको दो आदमी नहीं दिखाई देंगे बल्कि एक ही आदमी दिखाई देगा। तो यहां पर हमको ये आर की वैल्यू बतानी है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये थीटा की वैल्यू 1 मिनट दे रखी है, तो थीटा इज 1 मिनट, तो थीटा हो जाएगा एंगुलर ये सेपरेशन एल अपॉन आर, दैट विल बी 1 मिनट। 1 मिनट मतलब हो जाएगा 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। तो ये देखेंगे तो ये एल की वैल्यू हमें बतानी है, तो एल की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में, रेडियंस में करेंगे तो π/180। तो सॉरी आर हमें निकालना है, एल हमें दे रखा है, एल दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर, तो 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू आर अपॉन 60 इंटू π/180 मीटर। तो यहां पर से आर की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, इन दोनों को करीब करीब कट किया अगर, तो ये आ जाएगा करीब करीब 18 6 960 9600 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 9.6 किलोमीटर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो इसको मैच कर रहा है 9.6 किलोमीटर को, इट इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो आंसर विल बी ए वाला ऑप्शन विच इज 10 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th है द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इज 5 मीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 6000 एंगस्ट्रॉम, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ दिस टेलीस्कोप विल बी। फिर से हमसे डायरेक्टली ये फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप विच इट विल बी 1.22 लैम्डा बाई ए। तो इसका सवाल पूछा है, तो थीटा की वैल्यू हमें पता लगानी है, तो 1.22 लैम्डा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन इसकी वैल्यू है 5 मीटर। ध्यान देंगे ये रेडियंस में निकल के आएगा, उसने हमसे सेकेंड्स में पूछा आंसर, तो ये हो जाएगा 1.22 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷। रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, तो इट विल बी 180 बाई पाई, और डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60, और मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60। तो ये कन्वर्शन करना आना चाहिए अच्छे से आपको, ये कन्वर्शन कैसे किया देखेंगे ध्यान से। नाउ यहाँ पर अगर देखेंगे पावर्स को जरा सही से हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया 18 6 96 इंटू 1.22, 96 इंटू 1.22 अपॉन 5 पाई, और ये आ जाएगा 1 2 3, तो ये 10⁻⁻4, तो 36 इंटू 10⁻⁻4, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻4। नाउ तो ये अगर देखेंगे तो करीब करीब कितना, ये सेकेंड्स में आएगा हमारा आंसर, तो और थोड़ा पावर कम करें तो 5 पाई, तो 5 3 करीब करीब 15 3.14 करीब करीब 16 आएगा ये, और 16 6 16 5 80, और एक मिनट 18 6 नहीं 96 नहीं 8 6 48 कैरी 4 108, हाँ 108 होगा ये, तो ये 2 जीरोस कटे 1.08 आया 10⁻⁻2, तो 10⁻⁻2 16 2 पॉइंट समथिंग आएगा ये 2.2 के करीब। और यहाँ पर से अगर देखेंगे तो ये ऑप्शंस में 3 आ रहा है हर जगह पे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हाँ करीब करीब 3 आएगा, तो पावर सही से हैंडल करेंगे 2.2 इंटू 1.22 इंटू 1.08 करीब करीब 3 आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड, मतलब 0.03 सेकेंड। तो इट विल मैच विथ ऑप्शन ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखेंगे 2 इंटू 1.22 इंटू 1.08 करीब करीब 3 के आसपास ही आएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 2 points separated by distance of 0.1 millimeter
can just be resolved in a microscope when a light of wavelength 6000 angstrom is used. If the light of wavelength 4000 angstrom is used, the limit of resolution become. तो माइक्रोस्कोप के लिए जो, अगर आपको याद हो, माइक्रोस्कोप के लिए जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डी मिन, वहां पर डिस्टेंस की टर्म में हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालते हैं, तो माइक्रोस्कोप के केस में तो डी मिन की वैल्यू निकल के आती है 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन बीटा. अगर याद हो, ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में निकाला था. तो मेनली बात है कि लैम्डा पर कैसे प्रोपोर्शनैलिटी है. तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की प्रोपोर्शनैलिटी है वो लैम्डा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो पहले 0.1 mm है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम. और बाद में लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800, तो बाद का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना है डी, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा डैश. तो यहाँ पर से देखेंगे तो डी अपॉन 0.1 विल बी लैम्डा अपॉन 6000. तो बाद की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमें निकालनी है, सॉरी ये 4800 दे रखा है. हाँ, तो ये हो जाएगा डी अपॉन दिस विल बी 4800 अपॉन दिस. तो ये अगर देखेंगे तो ये आएगा 6 8 8 6 48 और 10 4 और 5. तो ये आ गया d इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 5. दिस विल बी 0.08 और मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर में ये भी होगा. तो मतलब अब आप 0.08 मिलीमीटर से सेपरेटेड दो ऑब्जेक्ट्स अगर हैं माइक्रोस्कोप में तो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वेवलेंथ यूज की 4800 एंगस्ट्रॉम की. तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अ टेलीस्कोप हैज द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर diameter and is situated at a distance of 1 kilometer from two objects. The minimum distance between these two objects which can be resolved by the telescope when the mean wavelength of light. तो वही फिर से देखेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन टेलीस्कोप के केस में जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1.22 लैम्डा बाई ए या लैम्डा बाई डी. तो यहाँ पर वो बोल रहा है ऑब्जेक्टिव हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब एपर्चर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और वेवलेंथ दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉम. तो यहां से अगर हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू, जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हो जाएगी वो हो जाएगी 1.22 इंटू लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू हो गई 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन एपर्चर. एपर्चर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 0.1 मीटर. तो यहां पर से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाएगी. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है दैट विल बी इक्वल टू सेपरेशन अपॉन डिस्टेंस. एल अपॉन आर के बराबर होगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंगल की बेसिक डेफिनेशन. तो इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं एल अपॉन आर के. तो हमें एल की वैल्यू निकालनी है. तो एल की वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये कितना आया, ये रेडियंस में आया, ध्यान देंगे 6.1 इंटू 10⁻⁻⁶. ये रेडियंस में आया है. दिस मल्टीप्लाइड बाई आर. आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1 किलोमीटर, मतलब 10⁻3. 1 किलोमीटर मतलब 10⁻3. तो 10⁻3 ये मीटर में कन्वर्ट किया मैंने इसको, तब एल की वैल्यू मीटर में आएगी. तो ये आ गई 6.1 इंटू 10⁻³ मीटर. तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 6.1 मिलीमीटर. तो 6.1 मिलीमीटर, तो हमारा आंसर करीब करीब होगा सी. तो मतलब करीब करीब 6 मिलीमीटर या 5 मिलीमीटर से सेपरेशन होगा जिन दो ऑब्जेक्ट्स का, वो दो ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगी इस टेलीस्कोप की मदद से. ठीक है. हाँ, तो ये हमने डिफ्रैक्शन के सवाल किए. तो अगले सवाल है हमें पोलराइजेशन टॉपिक की. हाँ, ये टॉपिक देखेंगे पोलराइजेशन. तो पोलराइजेशन में काफी बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है वो, और कभी कभी मालूज लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ से वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है. तो दोनों लॉ आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अच्छे से. हमने पिछली क्लास में अच्छे से बात की है. दोनों का कोई थ्योरेटिकल डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, जब वो जस्ट एक्सपेरिमेंटली पता किए गए थे और हमने उन लॉस को पढ़ा है डिटेल में, मालूज लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ. तो उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन देखेंगे. व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज इंस्टेंट ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल एट ग्लांसिंग एंगल 30 डिग्री. तो ग्लांसिंग एंगल का मीनिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता. ग्लांसिंग एंगल उसने दिया भी है ब्रैकेट में, एंगल विद द सरफेस. तो सरफेस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है.
द रिफ्लेक्टेड लाइट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली पोलराइज्ड। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड हो रही है, इसका ये मतलब है कि ये वाला एंगल ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर है, एंड दिस एंगल इज एक्चुअली 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल इज इक्वल टू ब्रूस्टर्स एंगल। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मटेरियल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये ब्रूस्टर्स लॉ तब होता है, मतलब ब्रूस्टर्स एंगल तब होता है, कंप्लीटली पोलराइज तब होती है जब रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। सो दिस 60, दिस इज 90, सो दिस विल बी 30। तो सबसे पहली बात, जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट विल बी 30 डिग्री। नाउ अगर आपको ब्रूस्टर्स लॉ याद हो तो tan थीटा बी इज इक्वल टू म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर, सॉरी म्यू डेंसर इज इक्वल टू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेरर। तो यहां पर tan थीटा बी की वैल्यू अगर देखेंगे, ये आता इसी से है कि ये म्यू रेरर है, ये म्यू डेंसर है। तो ये अगर कंप्लीटली पोलराइज्ड हुई है लाइट, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होना पड़ेगा। तो ये थीटा बी था, तो ये 90 माइनस थीटा बी होगा। तो म्यू आर इंटू साइन थीटा बी विल बी इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन 90 माइनस थीटा बी। साइन 90 माइनस थीटा बी इज कॉस थीटा बी। तो यहां से हो जाएगा tan थीटा बी विल बी इक्वल टू म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेरर, ये हमने बात की है। तो tan ऑफ थीटा बी मतलब tan ऑफ 60 डिग्री विच विल बी √3, इट विल बी म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेरर। तो म्यू रेरर अगर हवा है तो हमारे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा √3 विच इज 1.732। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 1.732 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टू पोलराइड्स as oriented with their planes perpendicular to incident light and transmission axis make an angle 30 degree with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? तो ये देखेंगे, ये दो पोलराइड हैं और ये दो पोलराइड्स इस तरीके से रखे हुए हैं कि उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कि उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस अगर ऐसे है तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कुछ ऐसे है, ये 30 डिग्री पे। तो यहां पर से अगर I नॉट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो हमसे पूछ रहा है वो कि फाइनली जो लाइट यहां बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो अगर याद हो आपको, अनपोलराइज लाइट जब किसी भी पोलरॉइड पे गिरती है तो आधी लाइट पार होगी, मतलब I0/2 पार होगी। और यहां अगर इस पोलरॉइड के साथ इसका एंगल थीटा था, तो यहां जो लाइट निकलती है बाहर, इट विल बी I0/2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये आ जाएगा 3I0/8। तो 3I0/8 दिस विल बी द वैल्यू, 3I0/8 दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट विच हैज बीन पासिंग, मतलब जो इससे पास की गई है। तो 3I0/8 दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट क्रॉसिंग दिस। ठीक है, इसको जो पार की है लाइट, तो ये 3I0/8 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मालूज लॉ पर बेस सवाल था बेटा। ध्यान देंगे, पहले वाले जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसमें मालूज लॉ का कोई रोल नहीं है। मालूज लॉ तब लगता है जब पोलराइज्ड लाइट किसी पोलरॉइड पे गिरती है। तो फिर जो पहले पोलरॉइड के साथ इसका जो एंगल था, तो ये वाली इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लाइट दूसरे वाले पोलरॉइड से पार होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। A Polaroid is placed at 45 degree to the incoming light of intensity I0. अब इनकमिंग लाइट अगर अनपोलराइज्ड है तो किसी भी एंगल पे हो, इट डजंट मैटर, हर एंगल पे I0/2 ही निकलेगी। अनपोलराइज्ड लाइट के सामने अगर पोलरॉइड रखा आपने, किसी भी एंगल पे रखा, वो I0/2 ही मिलेगी। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलरॉइड आफ्टर पोलराइजेशन वुड बी, तो आंसर होगा इसका I0/2। तो ये जो इनकमिंग लाइट है वो यूजुअली अनपोलराइज्ड होती है। अनपोलराइज्ड लाइट को अगर आप ये रखेंगे किसी पोलरॉइड पे इंसिडेंट कराएंगे और वो पोलरॉइड 45 डिग्री एंगल पे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने एंगल पे, उससे I0/2 ही पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
फोर्थ इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर से मालूज लॉ का सवाल है, देखेंगे प्लीज। अनपोलराइज लाइट है 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर की, passes through 3 पोलराइजर such that transmission axis of last polarizer is crossed with first। क्रॉस का मतलब क्या है? पहले वाले की अगर पोलराइजेशन एक्सिस जो भी है, लास्ट वाले की पोलराइजेशन एक्सिस उससे 90 डिग्री पे, क्रॉस्ड का ये मतलब होता है। ये जो लास्ट वाला पोलरॉइड है इसकी पोलराइजेशन एक्सिस क्रॉस्ड है इससे, इसका मतलब ये इससे ऐसे करके 90 डिग्री पे। नाउ ये अगर देखेंगे तो अब इनके बीच में लेकिन एक पोलरॉइड और रखा हुआ है, इनके बीच में एक पोलरॉइड और रखा हुआ है इस तरीके से। तो बोल रहा है अ पोलरॉइड, टू पोलरॉइड्स, सॉरी यहां से जो लाइट आ रही है ये 32 वॉट पर मीटर स्क्वायर की अनपोलराइज लाइट आ रही है, passes through 3 पोलराइजर। इफ द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग लाइट इज 3, ये इमर्जिंग लाइट जो है ये जो लाइट यहां से बाहर निकल रही है ये 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर की लाइट बाहर निकल रही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट 2 पोलरॉइड? तो ये पहला पोलरॉइड और दूसरे पोलरॉइड के बीच में जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो ये थीटा एंगल पूछ रहा है हमसे। तो यहां पर अगर देखेंगे ये पोलरॉइड पर जब लाइट फॉल होगी तो आधी इंटेंसिटी पार हो जाएगी, मतलब 16 वॉट पर मीटर स्क्वायर पार हो जाएगी। अब ये थीटा एंगल पे ये पोलरॉइड है, तो ये अगर इस पे इसके साथ इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा बन रहा है, तो यहां से पास होगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अगर इससे उसका एंगल थीटा बन रहा है तो ये वाले का इस वाले से ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल अगर थीटा था और ये लास्ट वाला ओरिजिनल पहले वाले से 90 डिग्री एंगल पे था, तो इसका अगर इस वाले से थीटा एंगल था तो इस वाले से 90 माइनस थीटा का एंगल होगा। तो यहां पर जो लाइट पार होगी वो होगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहां जो लाइट मिलेगी वो मिलेगी 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 90 माइनस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 16 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहां पर से अगर देखेंगे तो यहां पर से वैल्यू आ जाएगी, रूट लेंगे तो 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो ये 2 यहां से बचाएंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू रूट 3/2। रूट 3/2 होता है 60 डिग्री, तो 2 थीटा इज 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज 30 डिग्री, तो ये वाले और ये वाले के बीच एंगल है 30 डिग्री। लेकिन रूट 3/2 एक और के लिए हो सकता है, फॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, उस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। मतलब थीटा कैन आइदर बी 30 डिग्री और इट कैन बी 60 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री, अगर थीटा 60 डिग्री हुआ तो फिर ये वाला एंगल 30 हो जाएगा, और अगर थीटा 30 हुआ तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। तो दोनों के इसमें आंसर सेम आएगा। तो दो आंसर है हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a ray of light is incident on the surface of a glass plate at an angle of incidence equal to Brewster's angle। तो ब्रूस्टर्स लॉ का क्वेश्चन है, देखेंगे ब्रूस्टर्स एंगल 5। if mu represent the refractive index of the glass with respect to air, the angle between the reflected and refracted ray is। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, ब्रूस्टर्स लॉ अगर फॉलो हो रहा है तो ब्रूस्टर्स कंडीशन में एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर है। इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसी केस में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कंप्लीटली प्लेन, कंप्लीटली पोलराइज हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो 5 का आंसर है सी। 6 इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखेंगे द फैक्ट दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव फिनोमिना डिराइव्स इट्स एविडेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट। तो कौन सा फिनोमिना, कौन सा एक तरीके से प्रॉपर्टी लाइट की ये दिखाती है कि वो ट्रांसवर्स वेव है? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं दिखाते हैं, या इंटरफेरेंस भी नहीं दिखाते हैं, या डिफ्रैक्शन भी नहीं दिखाता है। दीज ऑल शोज वेव नेचर ऑफ लाइट। जो ट्रांसवर्स नेचर है, क्योंकि वेव नेचर में भी या तो ट्रांसवर्स हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, तो ट्रांसवर्स नेचर केवल और केवल पोलराइजेशन जो है वो केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव दिखाती है। तो पोलराइजेशन इज अ प्रॉपर्टी विच शोज दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अगर पोलराइजेशन नहीं दिखा रही होती लाइट
तो लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव होती, तब हम ये डिटरमाइन कर सकते थे, बट लाइट शोज पोलराइजेशन, इसका मतलब लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, हाँ, तो इसके आगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उसके लिए मैं एक लेक्चर और करूंगा, जो कुछ कुछ टॉपिक पूरे कोर्स में से जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए एक छोटा सा लेक्चर और करूंगा मैं, जिसमें वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो जो कहीं कहीं पे हमारे रह गए हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।